हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 2, द इलेक्टोरल प्रोसेस। Elections have played a major role in the working of India's democracy. Elections and representation are two very important processes in democracy. We know that people's representatives are selected through elections. तो इलेक्शन का बहुत ही मेजर रोल है इंडिया की डेमोक्रेसी में काम करने में। इलेक्शन और लोग जो जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं डेमोक्रेसी के। तो हम सब जानते हैं कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस। इलेक्शन हेल्प करता है चेंज लाने में इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। मतलब हम पहले ज़माने में जाएं, पहले इन द सेंस एंशिएंट टाइम में जाएं, तो पावर के लिए वॉर लड़े जाते थे। अगर किसी को राजा बनना है तो उसे एक जंग लड़नी पड़ती थी और वो जीतता था। लेकिन इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को पावर तो दी जाती है लेकिन एक बहुत ही शांति से, बहुत एक शांति प्रिय तरीके से। हमारे कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है रूल करने की, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का काम होता है, पॉलिसीज़ होती है, लाइफ होती है सोसाइटी की, सब चेंज होती है। वी एक्सपेक्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स वी elect should be efficient, honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of people. The electoral process should also be free, fair and reliable to ensure that the Constitution of India has made provisions for an independent election commission to administer the election process in India. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हम इलेक्ट करें वो इफ़िशिएंट हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो और हम सिटीजन्स के जो भी ओपिनियन हो उसे रिस्पेक्ट करें। अब ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है ये फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। मतलब हम फ्रीली जाके वोट कर सकें, हम पे कोई भी प्रेशर ना हो कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। नहीं, फेयर होना चाहिए, जिसे एक्चुअली वोट मिला है वही जीतना चाहिए, और रिलायबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिस पे हम आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। और ये इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजंस बनाए गए हैं कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इंडिया में एडमिनिस्टर करेगा इलेक्शन प्रोसेस। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो इंडिया में जो भी रेगुलर इंटरवल है उस पर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। The Election Commission of India and the state level State Election Commission conducts all important election in our country. The entire process of elections, from declaring the date of elections to the declaration of result, is carried out under the direction and control of Election Commission. Next, हमारे इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है और स्टेट लेवल का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं इंडिया में। ये जो एंटायर प्रोसेस होता है इलेक्शन का, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शन से लेकर जो भी रिज़ल्ट आता है उसके डिक्लेरेशन तक, ये अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ये कंडक्ट होता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज़ इनसेपरेबल component of a comprehensive democratic process. जो complete election process होता है ये ऐसा part है democratic process का जिससे अलग नहीं किया जा सकता। In this chapter we will understand the structure, functions and role of election commission. We will also discuss the reforms required to be made in the election process. इस चैप्टर में हम समझेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन और रोल इलेक्शन कमीशन का, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है इलेक्शन प्रोसेस में, क्या क्या चेंजेस लाने ज़रूरी हैं इलेक्शन प्रोसेस में। तो इसके पहले मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझा देती हूँ। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. In a democracy, it is not possible to involve the entire population in the decision-making process. This resulted in starting of a practice of electing some people on behalf of entire population as representative who would run the government.
तो आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन को एक साथ कहा जाए कि आप मिलके किसी भी चीज़ का डिसीजन ले लो। इसी कारण से एक न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट हुई कि लोगों को हक दिया गया कि आप जाके वोट करो, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करो और फिर उसे गवर्नमेंट में भेजो जो आपके बिहाफ में जाके डिसीजंस लेगा। The representatives who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of the people. अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, जिसे भी लोग चूज़ करते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो और लोगों की भलाई के लिए वो काम करे। Now coming to election commission. In India, the election commission is central to the process of election. Article 325 of Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners. इंडिया में इलेक्शन कमीशन सेंट्रल का होता है एंड मेन इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सेंट्रल से बाकी स्टेट्स के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको संभालता है। आर्टिकल 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कंट्री में एक ऑटोनॉमस मतलब फ्री, किसी के अंडर ये बॉडी नहीं होगी, ना लेजिस्लेटिव के, ना एग्जीक्यूटिव के, ना ही जुडिशरी के। एकदम फ्री बॉडी होनी चाहिए जो इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, जिस पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और दो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट Chief Election Commissioner after independence. In 1921, Sen was selected for Indian Civil Services under the British rule. He was given the charge of the Election Commissioner after the Election Commission was established in 1950. सुकुमार सेन जो कि सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिपेंडेंस के बाद, 1921 में सेन को इंडिया के सिविल सर्विस एग्ज़ाम अंडर द ब्रिटिश रूल सेलेक्ट कर लिया गया था और उन्हें चार्ज दिया गया था ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वॉज established in 1950. Mr. Sen efficiently handled the responsibility of election commission in extremely adverse condition. और जब नया इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश किया गया था तो बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारे केओस प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही इफ़िशेंटली सुकुमार सेन ने अपनी जिम्मेदारी हैंडल की। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट ईजली or on account of any political reasons. This is necessary so as to preserve the independence of election commission. There is a separate provision made for the expense of election commission. अब हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है उनका काम होता है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे ईज़िली उसके पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता या किसी भी पॉलिटिकल रीज़न से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो कोई भी मिनिस्टर अगर हार रहा होगा या कोई परेशानी होगी या उसकी बात नहीं मानी जा रही होगी तो वो इसलिए इलेक्शन कमिश्नर को हटा देगा। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसलिए नहीं हटाया जा सकता। ये इसलिए नेसेसरी है ताकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट एक सेपरेट प्रोविज़न है जिसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन के खर्चे देखे जाते हैं या उसके एक्सपेंस दिए जाते हैं। The Election Commission does not have a separate staff. Government officers, teachers and other employees help the Election Commission to execute the process of elections. किसी भी इलेक्शन कमीशन में कुछ अलग से सेपरेट स्टाफ नहीं होते। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करने में मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ completed 18 years of age has the right to vote. To exercise the right to vote, citizens' name must be given in the voters list. हर इंडिया का नागरिक जिसने 18 साल पूरे कर लिए हैं उसके पास हक है वोट देने का, और ये हक एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि उसका नाम वोटर लिस्ट पे रहे।
It is the responsibility of the Election Commission to prepare the list of eligible voters, update the existing voters list and include the names of new voters. The Election Commission has the authority to issue identity card to the voters. अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो लिस्ट प्रिपेयर करे कि कौन से वोटर्स एलिजिबल हो गए हैं वोट देने के लिए, और नई लिस्ट हर साल अपडेट करे, हर 5 साल में जब इलेक्शन होता है अपडेट करे, और उसमें सारे नए वोटर्स के नाम हो। इलेक्शन कमीशन के पास ये हक है कि वो वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकती है। सेकेंड वन इज़ डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस. The conduct of elections is entirely the responsibility of the Election Commission. The Election Commission decides when to conduct elections and in how many stages to hold elections in every stage. अब इलेक्शन को कंडक्ट कराने की कंप्लीट जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करती है कि कब इलेक्शन कंडक्ट कराना है और कितने स्टेजेस में, सारे स्टेट्स में इलेक्शन होल्ड करना है। नाउ थर्ड वन इज स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ candidates. After the election dates are declared, every political party selects the candidates to contest elections. Some candidates contest the election independently without the support of any political party. तो जब भी इलेक्शन डेट चला जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट करना पड़ता है कि उनकी पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन में खड़ा होगा। कुछ कैंडिडेट अकेले भी खड़े हो जाते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से खड़े होते हैं। Candidates of political parties as well as independent candidates have to fill the application, which include the information about their own self. The Election Commission scrutinize all the applications and allow the eligible candidate to contest the election. अब जो भी कैंडिडेट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, उन्हें एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है जिसमें उन्हें अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि सारे एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करे और फिर जो भी कैंडिडेट उन्हें एलिजिबल लगता है उसे इलेक्शन में खड़ा करने को अलाउ कर दे। फोर्थ वन इज़ गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़. We have a multi-party system in our country. New parties continue to be formed. Split in a parties results in formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the Election Commission. Election Commission also has the right to de-recognize any political party. The Election Commission also allot election symbols to the political party. नेक्स्ट, हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम तो है नहीं। तो जितनी भी न्यू पार्टीज़ फॉर्म होती है उन्हें रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। बहुत बार पार्टी स्प्लिट हो जाती है तो नई नई पार्टीज़ फॉर्म हो जाती हैं। सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है सबको रिकग्नाइज़ करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इलेक्शन कमीशन के पास ये भी हक होता है कि किसी को डी रिकग्नाइज भी कर दे, और इलेक्शन कमीशन सबको इलेक्शन सिंबल अलॉट करती है। नाउ फिफ्थ वन इज़ टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन. नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इलेक्शन कमीशन का वो ये होता है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें ख़त्म करे. द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट that may arise regarding elections. Accordingly, to declare any candidate as disqualified or conduct re-election in a particular constituency is the responsibility of the election commission. तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी तरीके के भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे जो इलेक्शन में अराइज हो रहा है, और अकॉर्डिंगली ही किसी भी कैंडिडेट को अगर डिसक्वालीफाई किया गया है तो वो डिक्लेयर कर दिए, अगर दोबारा री इलेक्शन करना है तो वो भी डिक्लेयर कर दे। ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। नाउ यहाँ आपको एक चार्ट में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन समझाया गया है। एक आपको फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट स्टैब्लिशिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद वोटर्स की लिस्ट फाइनलाइज करना, उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कौन कौन से कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और फिर स्क्रूनिटी
ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना कैंपेन करेंगी, उसके बाद एक्चुअल वोटिंग होगी, उसके बाद वोट्स को काउंट किया जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और फिर अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसे रिजॉल्व किया जाएगा। नाउ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोक सभा इज़ 543। How are these members elected? Every member represents one constituency. It means that there are 543 constituencies of Lok Sabha. Creating constituency is the responsibility of delimitation commission of election commission. लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स होते हैं। अब इतने सारे मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? तो हर मेंबर को एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट कराया जाता है। इट मींस दैट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं लोकसभा की। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्रिएशन इलेक्शन कमीशन का काम होता है, और ये कम्प्लीटली इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करे, किस स्टेट को कितनी सीट्स दें और किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव लाकर पार्लियामेंट में रखें। नाउ व्हाट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट? To ensure free and fair election in India, the Election Commission has adopted several measures. The Code of Conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. तो कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना ये इलेक्शन कमीशन का की जिम्मेदारी होती है, और इसके कारण इलेक्शन कमीशन बहुत सारे मेजर्स लेती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो मेजर होता है जो इलेक्शन कमीशन अडॉप्ट करती है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द इलेक्शन कमीशन हैज़ यूज्ड इट्स पावर टू कंट्रोल मेल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन. The Code of Conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties and voters before elections and during elections. तो लास्ट कुछ आप डिकेड्स देख लेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर यूज़ करके किसी तरह की भी गलत प्रैक्टिस जो इलेक्शन के समय हो रही है उसे रोका है, कंट्रोल किया है। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या वोटर्स को इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दीज रूल्स, और ये जो रूल्स इलेक्शन कमीशंस ने सबको बता रखे हैं या फॉलो करने को कहा है, ये गवर्नमेंट भी इन रूल्स को नहीं तोड़ सकती, या गवर्नमेंट को भी ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। Due to the strict observance of the code of conduct in the last few elections, the common voters have become confident. और इन कोड ऑफ कंडक्ट के स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के कारण लास्ट फ्यू इलेक्शंस में जो कॉमन वोटर्स हैं वो भी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने में क्या क्या चैलेंजेस हैं? If we take into account the size of our country and the number of voters, conducting elections becomes a truly challenging task. The Election Commission has to work in accordance with the law while dealing with these challenges. Some of these challenges are mentioned below. तो हम अगर हमारी कंट्री का साइज़ देखें और इतने सारे नंबर ऑफ़ वोटर्स देखें तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कराना कितना डिफ़िकल्ट काम है हमारी कंट्री में। और इलेक्शन कमीशन जो ये काम है वो लॉ के हिसाब से करती है इन चैलेंजेस को डील करने के साथ साथ। कुछ चैलेंजेस यहाँ मेंशन किए गए हैं। मिसयूज़ ऑफ मनी टेकन प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप मिसयूज़ ऑफ मनी। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है वो अपने पैसे का मिसयूज़ कर सकती है, लोगों को ज़बरदस्ती पैसा देकर उनसे वोट छीन सकती है, या बहुत सारे मिसयूज़ हैं जो हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि स्टेप्स लेके इस मिसयूज़ ऑफ मनी को रोके। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ गिव इलेक्शन टिकट्स टू कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड. This results not only in criminalization of politics, but the Election Commission also faces problems in ensuring that elections are conducted in free environment. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे देती है जिन्होंने कोई क्राइम किया हो, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो,
तो इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है कि मेक श्योर करे कि ऐसे किसी भी क्रिमिनल का फॉर्म अप्रूव ना हो, ताकि हमारी कंट्री के लिए भी सेफ रहे और इलेक्शन एक फ्री एनवायरनमेंट में कंडक्ट हो पाए. Another major challenge is violence during elections. The extent of violence has increased significantly during elections. All political parties should help the election commission to control this violence. और जो दूसरा मेजर चैलेंज है वो है वायलेंस. इलेक्शन के समय मार पिटाई या दंगे या किसी तरीके का भी वायलेंस होना, और आज के समय ये वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इलेक्शन में. तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन को हेल्प करना चाहिए इस वायलेंस को रोकने में, और किसी भी पर्सन को इलेक्शन के नाम पे वायलेंस नहीं करना चाहिए. टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव्स. दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स. नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है कि क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो हमेशा जो भी टिकट्स है वो अपने रिश्तेदारों को दे देती है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ की मोनोपोली बन जाती है इलेक्शन में. तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इस तरीके की मोनोपोली को रोकना, लेकिन इस चीज़ में भी इलेक्शन कमीशन अनसक्सेसफुल रही है, क्योंकि हम अगर हमारी कंट्री में देखें तो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी मोनोपोली पे चलती है कि कुछ फैमिलीज़ हमेशा से हमारे कंट्री में पावर पे रही है. Now next one is electoral reforms. Elections is a continuous process. The future of democracy depends on elections. Electoral process becomes reliable if election process gets improved. Some reforms are suggested below. तो अब क्या है, इलेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, इन द सेंस कि कुछ फिक्स इंटरवल में इलेक्शन होते ही रहते हैं. तो किसी भी डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर होता है वो कम्प्लीटली इलेक्शन पे डिपेंड होता है, और ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है ये कम्प्लीटली इलेक्शन प्रोसेस पे रिलाई करता है और उससे ही इम्प्रूव होता है. तो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं. टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ women in politics, the political parties should give 50% candidature to women candidates and try to ensure that they get elected. तो औरतों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को 50% कैंडिडेचर औरतों को दे देना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ये औरतें इलेक्ट हों. Political parties should not give candidature to candidate having criminal background. They should strictly follow the decision given by courts in this respect. Next, जो political parties हैं उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना मिले जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, और स्ट्रिक्टली हर पार्टी को ये डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. The government should take care of election expenses to ensure that parties will not make misuse of money, and mismanagement of money during elections can be stopped. और गवर्नमेंट को भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि इलेक्शन एक्सपेंस कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये इंश्योर करने के लिए ये इंश्योर करना चाहिए कि पार्टीज़ अपने पैसे का मिसयूज़ तो नहीं कर रही या मिस मैनेजमेंट तो नहीं कर रही इलेक्शन में, और अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्शन को वहीं रोक देना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें चेंजेस लाने चाहिए ताकि हमारी कंट्री में ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनका पार्टिसिपेशन कम हो. नाउ जर्नी फ्रॉम ballot boxes to EVM machines. The first election in independent India was held in 1951-52. This was the beginning of shaping of democracy through election politics. In the initial election, ballot boxes were used for the purpose of voting. सबसे पहला इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951-52 में हुआ था, और इस समय एक्चुअली डेमोक्रेसी शेप होने लगी थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से. और ये इनिशियल स्टेजेस में बैलेट बॉक्सेस यूज़ किया जाता था वोटिंग के लिए. द यूज़ ऑफ EVM मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड ऑफ 1990s.
Many things could be achieved because of voting machines. If the voters do not want to vote any candidate, they could choose option of nota, none of the above. ईवीएम मशीन का यूज़ 1990 में स्टार्ट हुआ. बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई ईवीएम मशीन के बाद, और वोटर्स जो किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं किसी भी कैंडिडेट को, वो नोटा चूज़ कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव. दिस ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ द वोटिंग मशीन. इट हैज़ become easy for disabled people to vote. It reduced the cutting of trees for paper and thereby helped in the protection of environment. It has also been possible to have an early declaration of election result. और ये ऑप्शन सिर्फ वोटिंग मशीन में ही मिल सकता है, नोटा का ऑप्शन. साथ ही साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें भी हक मिला कि वो आके वोट कर सकते हैं थ्रू दिस ईवीएम. और इसके कारण जो पेड़ों को काटा जाता था पेपर के लिए, ये चीज़ भी कम हो गई. तो एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ इससे इजीली और बहुत जल्दी जो भी इलेक्शन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जनरल इलेक्शन, व्हाट इज़ मिड टर्म इलेक्शन एंड व्हाट इज़ बाई इलेक्शन. जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन. ऐसे इलेक्शन जो प्रॉपरली समय पे होते हैं हर 5 साल में, उसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है. मिड टर्म इलेक्शन, if the elected government loses its majority before completing its term in the parliament, or if the parties of the coalition government withdraw their support, resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term. They are called mid term election. तो if कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, उसने अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दी उसका टर्म ख़त्म होने से पहले, या फिर किसी दो पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट बना ली जिससे उसके वोट सबसे ज़्यादा हो गए, या कुछ ऐसा हुआ जिससे कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो इलेक्शन का जो टर्म है वो कंप्लीट होने से पहले ही फिर से इलेक्शन हो जाता है, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है. Now bi-term election. If an elected representative in Lok Sabha, Vidhan Sabha or the local self-government resigns, or due to his or her death, his seat becomes vacant, the election are held for that vacant seat. This is called by-election. अब by-election का मतलब होता है कि कोई भी लोकसभा का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई आदमी है जिसने रिज़ाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई तो उनकी सीट खाली हो गई, तो ये जो वैकेंसी होती है सीट की, इसे भरने के लिए बाई इलेक्शंस होते हैं. In this chapter, we studied the electoral process from various angles. In the next chapter, we will study the political parties in India. इस चैप्टर में हमने इलेक्टोरल प्रोसेस समझे सारे एंगल से. नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरीके का भी डाउट हो, तो आप श्योर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप यहीं यूट्यूब में ही इलेक्शन प्रोसेस के बारे में सर्च करें, और उसके जो भी विजुअल्स होते हैं वो देखें कि किस तरीके से एक्चुअली इलेक्शन होता है. इससे आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा और आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट भी आएगा. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.